खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई। मैं अपने घर में सिर्फ 14 जनरेशन हूँ म्यूजिक फील्ड में। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गायन वादन और नृत्य के समूह को संगीत कहते हैं। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। ऑटो ट्यून को लेके मेरा यही मानना है कि हम लोग जो सारी जिंदगी सुर में आने के लिए मेहनत करते हैं ना, उससे बचने का सबसे सरल उपाय है। तो मैं हूँ जय हो शो में जय भाई के साथ। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और दूसरी बात, अभी जो मैंने गज़ल गाई कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तो मैं बता दूं कि जो ख़ानदानी होस्ट होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना और मेरा जय हो चैनल पे आना बता रहा है कि मेरा इस पे आना भी नई नई है। जो ख़ानदानी होस्ट है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मेरा यहाँ ना बता रहा है, मेरे लिए जय हो नई नई। खामोश लगे झुके हैं पलके दिलों में उल्फत नहीं। खामोश लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नई नई। अभी तक Doo-bop, doo-bop, doo-ya. Doo-ya, doo-ya, doo-bop. Now let's talk with the doers, the dreamers, believers, achievers, the successful people with their eyes to the sky and their feet on the ground. J-ho, J-ho, J-ho. This is Jay Kumar Show. Hello, Namaste, Salam, Sat Sri Akal. A very warm welcome to Jai Ho the Jai Kumar Show. This is a show where we constantly try to bring you a dose of motivation and inspiration with the tadka of entertainment. Now, being rooted in classical music forms, yet fluent in the contemporary scene, is the balancing act few artists can pull off. आज जय हो द जय कुमार शो के इस एपिसोड में हमारे साथ जो गायक हैं, उन्होंने बॉलीवुड से हटकर गायकी की दुनिया में अपनी सफलता हासिल की है। उनकी कुछ लाइंस जो काफी वायरल हो रही हैं आजकल, मैं बताता हूँ। वो खानदानी रईस हैं, वो खानदानी रईस हैं जो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। ऐसी खूबसूरत पंक्तियों के साथ जो आजकल वायरल हो रहे हैं, और ये जो गायक हैं इसके, वो भी खानदानी म्यूजिशियन है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले। टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव विद अस द सोल टचिंग सिंगर कुमार सत्यम। 2012 में संगीत भास्कर के सिंगिंग एंड यूथ फेस्टिवल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपने हुनर को साबित किया, और इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे मेडल्स रिकॉग्निशन मिला है जो वो खुद बताएंगे हमें। उनकी गायकी में एक वो अंदाज है जो गजल्स को भी यूथ में पॉपुलर बना देता है। कुमार सत्यम अपने संगीत के जरिए लोगों से जुड़ना जानते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें अपने गीतों के माध्यम से समझाते भी हैं। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और शुरुआत करते हैं। सत्यम जी, वेलकम टू जय हो। थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें कही मेरे लेके, और लोगों तक इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा लोगों में, तो थैंक यू सो मच। सो आपकी जो अभी एक गज़ल इतनी वायरल चल रही है ना जी। और आप म्यूज़िक में काफ़ी टाइम से हो। मैंने जब आपकी थोड़ा सा चेक करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया कि आप जी। संगीत सिखा भी रहे हैं, गज़लें भी सुना रहे हैं, लेकिन इस साल जो 2023 में कहूँगा कि मैं आपका जो वीडियो चला, जो आपका रईस वाला जो फ्रेज चला जी जी है ना, वो हर जगह छा गया। इसके बाद आपको लगता है कि यू हैव अराइव्ड, आप पहुंच गए जहां पहुंचना चाहते थे? नहीं सर, अभी तो शुरुआत है।
अभी तो शुरुआत है, ऐसी और भी चीज़ें आती रहेंगी, जी। लेकिन क्या है कि ना तो ये मेरी अपनी कॉम्पोज़िशन है, ना मेरी अपनी लेखनी है। हालाँकि सिंगर्स लोग खुद लिखते नहीं हैं, हुँ, ये भी सच्चाई है। वो हुँ, कोई अच्छे शायर ही लिखते हैं। जी, वो ये एक महज़ इसके पहले भी एक आध दो चीज़ें काफ़ी मतलब जिसको लोग मिलियन बिलियंस में लोगों ने सुना है। जी। हाँ, मतलब लेकिन वो जो एक होता है ना कि मुझे पता है कि व्हाट आई कैन डू, हुँ, तो उसके बनिस्बत ये चीज़ें मुझे अभी बहुत छोटी लगती हैं। ठीक है, लोगों का प्यार है, ये वो लोग करते हैं। वो एक एक गाने से किसी की पहचान नहीं होती है। मतलब मेरा ख़्याल है कि कोई अगर आदमी का नाम बनता है, कुछ होता है, तो सिर्फ़ एक काम की वजह से नहीं होता है वो। जी। हुँ। तो बाकी ठीक है, सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो कि लोग इतना प्यार किया लोगों ने इस गाने को और मुझे। लेकिन आगे और भी बहुत चीज़ें हैं करने को, तो वो मालिक ने चाहा तो ज़रूर एक दिन पूरा होगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। सो आप इतने सालों से जो संगीत में हैं, जी, जिसमें आपने कहा कि कॉम्पोज़िशन आप करना पसंद करते हैं, आप लिखना भी पसंद करते हैं और जी। गाते तो हैं ही आप। तो इसमें सबसे फ़ेवरेट पार्ट क्या है आपका? लिखना, कॉम्पोज़िशन बनाना या फिर ग यू नो गाना? सबसे टफ़ मतलब ये मेरा फ़ेवरेट तो सिंगिंग है। जी। जी, जी, सिंगिंग है। और कंपोज़िशन में, म्यूज़िक डायरेक्शन में और सिंगिंग में मेरा यही मानना है कि सिंगिंग इज़ द टफेस्ट जॉब, हुँ, है ना? क्योंकि आज के कंपोज़िशन के, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हुँ, जो जिस हिसाब से म्यूज़िक की कंपोज़िशन हो रही है, हुँ, मैं देखता हूँ कि एक वो आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता होता है कि म्यूज़िक क्या है, मतलब उसको ये भी नहीं पता कि कोमल स्वर क्या होते हैं, शुद्ध स्वर क्या होता है, और वो भी भाई साहब हाथ में गिटार लेके कंपोज़र हुँ, बने हुए हैं। हुँ, तो लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग के सुर में गाना, ये सब हुँ, बहुत चीज़ें होती है उसमें। हुँ। तो बड़ा सोच का काम है गाना बजाना, तो सिंगिंग मेरा फ़ेवरेट है। मेरे एक फ़ेवरेट ऑथर हैं बाय द नेम मैल्कम ग्लैडवेल। उनकी एक बुक है जो 2007-2008 में आई थी जिसका नाम था आउटलायर्स। अच्छा, उन्होंने एक रिसर्च की और उस रिसर्च के हिसाब से ही केम आउट विद हिज रूल व्हिच इज नोन एज 10,000 आवर्स रूल। 10,000? 10,000 आवर्स रूल, ओके। 10,000 घंटे का एक रूल उन्होंने बताया। उसके हुँ, हुँ, हिसाब से ये था कि अगर आप किसी भी स्किल को 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं देन यू कैन बी द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ट। राइट। तो स्पेशली उन्होंने सिंगिंग को लेके कहा और हुँ, एग्जाम्पल्स दी, जैसे बीटल्स हैं, उन्होंने 10,000 घंटे तक बर्लिन के किसी उसमें परफॉर्म किया था कंटिन्यूसली हुँ, में। सो यू नो बीटल्स बिकेम बीटल्स आफ्टर दैट, हुँ, लाइक वो जो उनको सक्सेस मिली। और भी बहुत सारी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी कि किस तरह से एक प्रैक्टिस के थ्रू सिंगिंग जैसा स्किल जो है वो एक्वायर किया जा सकता है। हुँ, एक हुँ। और मेरे फेवरेट प्रोफेसर हैं बाय द नेम स्टीवन डी मोरेस्ट। अच्छा, वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनका 2-4 साल पहले इंतकाल हुआ है। बट ही आल्सो केम आउट विद हिज ओन रिसर्च एंड ही सेड दैट सिंगिंग इज अ स्किल व्हिच यू कैन एक्वायर विद प्रैक्टिस। इट्स नॉट अ स्किल व्हिच यू आर बोर्न विद। आपको क्या हुँ, लगता हुँ, है, यू आर ए बोर्न सिंगर या हुँ। आपने इस प्रैक्टिस के थ्रू इसको बनाया? और क्या सिंगिंग जो स्किल है इसको एक्वायर किया जा सकता है? अ, नहीं सर, मेरा जो एक अपना ओन एक्सपीरियंस है ना, हुँ, मैंने काफ़ी समय से मैं सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ, जो बुज़ुर्गों ने हुँ, सिखाया था। हुँ, सिंगिंग में सिर्फ़ सिंगिंग की आपको ऐसे गले से गा लेना इज़ नॉट सिंगिंग, आपको हुँ, अल्टीमेटली रिदम पे गाना होगा। हुँ, तो रिदम कैन नॉट बी टॉट, मेरा ये मानना है ना? कि एटलीस्ट जो एक बीट होता है ना कि 1 2 3 1 2 3 4, हुँ, ये बीट्स आपके ब्लड में होते हैं, मेरा यही मानना है। हुँ, आप अगर देखें तो आप जैसे कव्वाली में कहीं बैठे हैं या किसी होता है ना कि महफ़िलों में बैठे हैं, कहीं मंदिर में कोई भजन गा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वहां पे सब लोग रिदम पे ताली बजाएंगे कि दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर करते हैं लोग। उसमें से एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बीट पे तालियां नहीं पड़ती हैं। आपने देखा होगा, है ना, कि दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, वो कहीं पे भी कर देते हैं, है ना। तो ये जो मेरा अब आप जब गाएंगे तो आपको रिदम पे तो गाना होगा ना, तभी तो गाने का वो जो कहते हैं ना उसको कि सुर, ताल और लय, तीनों आपका तभी जाके एक गाना बनता है। क्योंकि आप सिर्फ सुर से, आप कहते हैं ना कि सिर्फ फिजिक्स ही साइंस नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री ही साइंस नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी साइंस नहीं है, तीनों जब इंक्लूड होता है तो कहते हैं कि कंप्लीट साइंस जो कि होता है। वैसे ही गायन वादन और नृत्य के समूह को संगीत कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जिस आदमी का बीट ही नहीं होगा, गला कितना भी, मैंने ऐसे बहुत अच्छे लोग देखे हैं, गला बहुत सुरीला है लेकिन बीट पे है ही नहीं। आप फिर वहां क्या करेंगे? तो सिंगिंग इज नॉट जस्ट सिंगिंग यू विल हैव टू मैनेज रिदम, आपको ताल देखना होगा, सब कुछ करना होगा। आपने पूरा सुर में गा दिया और रिदम कहीं रहा ही नहीं, आप पूरे रिदम पे लेकिन सुर लग ही नहीं रहा है ना। तो संगीत, मेरा यही मानना है सर कि संगीत में देखिए, संग अगर हटाते हैं तो वो गीत बनता है ना, और गी हटाते हैं तो वो संत बनता है, जिसको हम लोग सेंट कहते हैं ना, संत बनता है। और अगर आप त हटाएंगे तो संगी बनता है। तो जब तक ये तीनों का ये ना रहेगा, संत का होना चाहिए, उसके बाद संगी का होना चाहिए, गीत का होना, तीनों। और ये एक ऊपर की धारा, कहते हैं ना कि एक आपके यहाँ पे एक ये थे पैगंबर थे दाऊद, है ना, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको ऐसी आवाज मिली थी कि वो गाते थे तो उनके साथ पहाड़ पर्वत भी दोहराता था, है ना। तो वो सारे पेड़ पौधे उनके साथ गाते थे, सारे जानवर भूखे प्यासे हो फिर बैठ जाते थे उनको सुनने के लिए, ऐसी आवाज दी। तो वो कहाँ से मिली? वो तो आगे यहाँ पे नहीं कर सकते ना आप, है ना। तो ये है संगीत। मेरा बहुत हद तक मानना है कि ऊपर वाला का दिया हुआ तो जरूर होता है, चाहे वो 30% हो। यहाँ पे आके लोग 70% उसका ये करके उसको ये कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि अब किसी आदमी को अगर जहन में ही नहीं है, वो प्रैक्टिस भी करे तो क्या प्रैक्टिस करे? ठीक है, अगर मैंने तो बहुत लोगों को जिसको मैंने देखा है कि पता नहीं यार ये गा पाएगा या नहीं, बहुत हद तक उसको कराया, लास्ट में सामने वाले का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि म्यूजिक का रियाजत जो होता है बड़ा बोरिंग होता है वो, कि आप अकेले बैठे हो, कोई आपको सुन नहीं रहा है, आप अपने आप को ठीक करने के लिए बैठे हो, और अपने आप को तराशना सबसे बोरिंग काम है इस दुनिया का। जो कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, है ना। तो ये है बहुत सारी चीजें। अब उन्होंने वो भी जो विद्वान रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, चूंकि मेरे से बुजुर्ग रहे होंगे, मेरे से ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी हुई, उन्होंने किस एक्सपीरियंस से लिखा ये नहीं पता। लेकिन अगर वो एक संगीतकार नहीं होंगे या उनको गाना नहीं आता होगा, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। तो आपको कब एहसास हुआ कि आपके अंदर ये स्किल है कि आप गा सकते हैं? मैं अपने घर में सर 14 जनरेशन हूँ म्यूजिक फील्ड में। जी, मेरे पिताजी पंडित ललन जी महाराज थे, उनके पिताजी पंडित नरसिंह मल्लिक थे, उनके पिताजी पंडित रसू मल्लिक थे, उनके पिताजी सरजू कुंवर थे, उनके पिताजी बाचा कुंवर थे, उनके पिताजी दीन बंधु कुंवर थे। ऐसे करके मुझे 8 से 9 जनरेशन याद है कि म्यूजिक में है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ये पता करने का टाइम ही नहीं मिलता है कि हम म्यूजिक कर सकते हैं, नहीं करने लग जाते हैं बस। हाँ, लेकिन ये भी माना जाता है ना कि एक्चुअली बहुत सारे लोग जो पिछली जनरेशन रही हैं उन्होंने छोड़ा भी है, बिकॉज उससे एक संगीत रखना और संगीत से रोटी कमाना, राइट, दोनों अलग चीज हो जाती है। कि उससे आप अपना अच्छा से गुजारा कर पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अल्टीमेटली आपको पैसे कहाँ से आते हैं, आपकी रोजी रोटी कहाँ से चलती है? पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा के घर में कोई कुशल गायक है तो वहाँ सेट हो गया, राजा के दरबार में वहाँ गा रहा है, उसके घर चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से चीज़ें निकल के आई कि चलो राजा जी के यहाँ है, दूसरे राजा के यहाँ जाके परफॉर्म करके आते हैं, है ना। तो जैसे कि अकबर ने भेज दिया तानसेन को कि जाओ तुमको वहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, उनको सुना के आओ, उनको भी लगे कि अकबर के दरबार में कैसा रत्न है। तो ऐसे करके चीज़ें फैलती गई, फिर पब्लिक में आई चीज़ें। तो लोग, आर्टिस्ट, मेरा एक ही चीज़ मानना है कि अगर आर्टिस्ट मेहनत करता है, मेरे बाबा कहते थे तुम रियाज तो करो, काम तुम्हारे पास चल के आएगा, है ना। और दूसरी बात ये
कि आपको कब क्या रियाज़ करना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि देखिए मेरा इससे थोड़ा मानना अलग है, क्योंकि आपको ऑडियंस पैसे दे के बुलाती है। यू कैन नॉट फोर्स देम टू लिसन टू यू फोर्सफुली, है ना? यू विल हैव टू सिंग अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस को क्या सुनना है आपको, अगर आप वो सुना सकते हैं जी तो बहुत अच्छी बात है ना? या फिर आपने इतना नाम बना लिया है कि लोग आपको जानते हैं कि ये आएगा तो यही सुनाएगा। जैसे जगजीत जी के नाम पे लोग हजारों की भीड़ लगती थी, है ना? मेहदी हसन साहब के नाम पे हजारों की भीड़ लगती थी लोगों में। लेकिन आज अगर आप लोगों की जो चॉइस है, आज जो लोगों की जो सोच बदली है, मेहदी हसन साहब अगर आज होते तो ईश्वर माफ करे, लेकिन एक तबके के ही लोग जाते सुनने, है ना? या फिर जिसने अपने आप को चेंज कर लिया कि भैया अब ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है तो मैं ये गाऊंगा। आप आर्टिस्ट है ना, आप एक आर्टिस्ट कहते हैं ना कि बहरूपिया भी एक आर्टिस्ट होता है। यू विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, है ना? आप ये नहीं कह सकते कि ऑडियंस ने आपको बुलाया है, उनको गजल सुनना है तो आप उसको बड़ा ख्याल सुनाएंगे बिठा के, तो नहीं सुनेंगे लोग आपको। तो लोगों में क्या हो जाता है ना कि लोग ये आर्टिस्ट लोग पर्सनली, आप ऑडियंस को ये नहीं, ऑडियंस माई बाप है, आप उसको लेके ही चलना होगा आपको, है ना? जी अब तो लोगों की सोच बदल गई, अब लोग फालतू चीज सुनना पसंद कर। भैया फालतू चीज क्या होता है? आखिर सारे गामा पदा निशा के अंदर ही है ना सब। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि लोग कहते हैं कि बहुत लाइट होता है, तो भैया हमारे नुसरत साहब से बड़ा सिंगर माना नहीं जाता है कोई। उन्होंने भी तो कभी गाया है ना, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, और फास्ट बीट पे गाया है। लेकिन क्या है कि वहीं पे अगर कोई अभी ये सोचेगा कि नहीं नहीं मैं तो यही गाता हूँ, इसके अलावा मैं गाऊंगा ही नहीं, तो आपको धीरे धीरे ऑडियंस बुलाना छोड़ेगी, तो आपकी रोजी रोटी पे अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? और ये परेशानी हम लोगों के साथ भी है कि मैं तो चलो फिर भी बहुत लाइट गाता हूँ, मैंने तो डीपली गाना ही छोड़ रखा है, क्योंकि ऑडियंस बुलाती है उसके लिए। घर पे अपना जो रियाज करता हूँ, लेकिन कल दिन बहुत ज़्यादा लाइट होगी और हो सकता है मुझे परेशानी होगी, तो मेरा भी घर नहीं चलेगा अच्छे से। तो थोड़ा सा आर्टिस्टों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। कि टाइम के साथ इवॉल्व होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जिसने कर लिया वो आज अब आज अच्छा कर रहा है वो। अरिजीत सिंह इज अ हाईली ट्रेंड म्यूजिशियन, लेकिन आज देखिए बंदा स्टेज पे कुछ भी कर रहा है वो। मैंने अनूप जलोटा जी को देखा है डम डम डिगा डिगा गाते हुए स्टेज पे। तो आदमी को जब पता हो कि ऑडियंस को ये सुनाने के बाद ऑडियंस विल लाइक एंजॉय, तो फिर अगर आपने ऑडियंस को खुश कर दिया तो फिर अच्छी बात है, आप भी खुश रहेंगे। सो ये जो स्पेशली इंडिया में जो आपकी जो पहचान बन रही है, वो एज ए गजल सिंगर बन रही है पहचान। जी जी सो और वो पिछले कुछ टाइम से जगजीत सिंह जी के जाने के बाद जी एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हुआ, हम्म। वो किसी ने भरा नहीं। आपको लग रहा है कि आप उस दिशा में बढ़ रहे हो कि वो भर सकते हो, और इसीलिए आप ज़्यादा पॉपुलर भी होते जा रहे हो, क्योंकि कोई और ऐसा गजल सिंगर नहीं है जिसके अंदर वो छाप नजर आती हो। इन सब का मिश्रण है ना, गुलाम अली जी। देखिए पहली बात तो ये कि नो बडी कैन बिकम सेकेंड जगजीत सिंह, है ना? दूसरी बात ये कि मतलब कि आई डोंट वांट टू बिकम जगजीत सिंह, आई वांट टू बिकम कुमार सत्यम, चाहे उनसे कितना भी छोटा नाम हो, लेकिन मेरा अपना ही नाम हो, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली चांद पे पहली बार कौन गया था, तो वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग का ही नाम आता है, उसके बाद ही फिर यूरी गागरिन या राकेश शर्मा का नाम आता है। तो भैया फिर मैं चांद पे नहीं जाके मैं किसी और ग्रह पे जाऊंगा मैं, ताकि नाम हो कि मंगल पे कौन गया था तो मैं गया था। तो मेरी वो सोच है ना? बाकी जगजीत सिंह साहब ने जो किया है, तो वो तो बिरले ही ऐसे कलाकार होते हैं जो कि जगजीत सिंह साहब थे। और बाकी कोशिश है कि कुछ अच्छा करने की, अपना एक छोटी से अपनी पहचान बनाने की। हाँ, और कह सकते हैं कि अभी बहुत अच्छे लोग गज़ल गा रहे हैं, यंग जनरेशन में भी मेरे से बहुत अच्छा गा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैंने वही होता है कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग गाया, तो आम ऑडियंस ने मुझे बड़े एक्सेप्ट किया उसमें, है ना? कि कोई नॉर्मल सी गज़ल है जो लोगों ने पहले भी सुन रखी, तो उसको थोड़ा-सा अपने अंदाज़ में करके लाइट, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत डीप गा रहे हैं, तो मुश्किल होता है लोगों तक उतनी बड़ी लिरिक्स को उतने पेशेंस के साथ पहुंचा पाना, है ना? कि एक तो पुराने शायरों ने इतना मतलब भारी लिरिक्स लिखा है कि वो ऐसे ही आम लोगों के ऊपर से निकल जाती है चीज़ें।
अभी अगर आप हमें और आपको पता है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से। अभी आप लोगों को पूछ देंगे, आम लोगों को, कि निकलना खुल्द से आदम का, तो उनको पता ही नहीं कि वो क्या डिस्कशन चल रहा है ये, है ना। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, उतना ही। बाकी मैंने एक टाइम मेहदी हसन साहब को भी सुना, गुलाम अली साहब को भी सुना, सबको गाने की कोशिश भी की। लेकिन एक समय पे लगा कि, क्योंकि मैं एक बार गुलाम अली साहब को गा रहा था, कोई एक हरकत मेरे अंदर से आ नहीं रही थी, है ना, वो उन्होंने जो किया था। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, तो मेरे बाबा ने बोला कि क्या कर रहे हैं छोटे उस्ताद, वो ऐसे ही पुकारते थे, मुझे बड़ा प्यार करते थे। मैं बोला कि ये यहाँ पे ये हरकत आ नहीं रहा है। तो मैं हारमोनियम पे था, तानपुरा वानपुरा था, उन्होंने बस गले से तुरंत से करके बता दिया। मैं बोला यार क्या ही था ये, हाँ, इतनी इजीली। और फिर मुझे बोले कि लेकिन आप वो मत करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सारी जिंदगी गुलाम अली की तरह गाते रहोगे तो लोग आपकी तरह कब गाएंगे, है ना। तो फिर मैं सोचा बात तो सही है, तो फिर एक अपना स्टाइल मैंने सोचा कि नहीं यार, चलो बाबा को सुना, पापा को सुना, और 100 लोगों को सुना, तो अपनी एक स्टाइल रखता हूँ गाने के समय कि ये भाई ये मेरा फ्रेजेस है, ये मेरा अपना काम है। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इज़हार ख़यालात का मौका दे दे। चल रहा है, आप लोगों की दुआएं हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेरे जो मैंने देखा, जो आपने कहा कि लाइट गाना, लिरिक्स समझ में आए। एक तो मैंने जो अभी हाल ही में आपकी सुनी है, कि ये रील बनाने वाली जनरेशन है, वो तो हाँ। कमाल है। हाँ? देखिए कितना लाइट है वो, है ना। हाँ, इनफैक्ट आप उसको अगर ग्रामेटिकली देखेंगे ना, तो कि उड़ता तीर, वहाँ पे उड़ती तीर बोलना है, हाँ, तीर उड़ता ही होता है ना। ताज़ी किताब नहीं, मतलब कि ताज़ा किताब होता है ना, कि कोई ताज़ा हवा। लेकिन क्या है कि राइटर की एक सोच है कि लोगों तक इजीली पहुंचाना है उसको, जी, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रामर बाद में आया है ना। और पहले तो कहते हैं ना कि उसको, पहले तो म्यूजिक में भी ग्रामर था ही नहीं। पहले तो लोग ऐसे लोक धुन, लोक उक्तियाँ चलती थी, कि चलते चलते किसी ने गुनगुना दिया तो वो भी अपने आप में संगीत है। भाषाओं के ग्रामर का तो इजाद बाद में किया गया है, लेकिन पहले तो लोगों ने बोलना सीखा, तो ये हुआ है। तो उसी के लैंग्वेज में उसको पहुंचाना है लोगों तक। इस बहाने एक काम अच्छा क्या हो पा रहा है कि लोगों तक म्यूजिक अच्छी पहुंच जा रही है। जी। इस पुल की दीवारों पर जा, दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस कर अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेकर लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत मुझे याद आ अरे गई लोगों थी। ने बहुत पसंद किया इसको। उस दिन मैं पहली बार मैं इसको लखनऊ महोत्सव में गा रहा था, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। बहुत ही बढ़िया लिरिक्स भी है। और एक्चुअली अगर कोई लिरिक्स ध्यान से ना सुने, उसको लगेगा कुछ सीरियस बात चल रही है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान में आता है, अरे ये तो मस्ती वाली रील है, मस्ती वाला गाना है। आप पुराने समय में भी देखेंगे ना, तो पुराने भी जो गायक हुए हैं ना, बड़े बड़े लोग, हाँ, तो उन्होंने जो बहुत डीप चीजें गाई है, उसको वो आप और हम जैसे लोग ही सुन रहे हैं, हाँ, हाँ, है ना। आम लोगों में जाएंगे तो मेहदी हसन साहब को बहुत लोग नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं वो कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया सुना दीजिए, है ना, जिंदगी में तो सभी प्यार किया गया। ये सब बहुत लाइट चीजें हैं। बाकी जो मेहदी हसन साहब ने जो गाया है वो तो उन्होंने ही किया ऐसे। गुलाम अली साहब को भी लोग जानते हैं तो हंगामा है क्यों बर्पा के नाम से जानते हैं।
हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हाँ, ये सब। जगजीत सिंह साहब को ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चिट्ठी ना कोई संदेश, बाकी उसके अलावा भी इन लोगों ने जो काम किया है, तो वो है कि पहले एक पहचान बन जाए, उसके बाद फिर जो भी देना हो तो आप दीजिए। हम्म। आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने भी आपने गाए हैं, जो गीत आपके अपने हैं, जी। उसमें आपको सबसे ज्यादा किस में गर्व महसूस होता है कि ये मेरा बहुत ही बढ़िया था? चला या नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन आपको जिस पे गर्व महसूस होता हो। एक दो चार चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली मेरी, कि एक सवेरे सवेरे है, एक जब तेरे खत सिरहाने रखते हैं, और एक जो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कि ऐ खुदा तू ही बता। ये सारी चीज़ें चली नहीं उतनी फिर भी, लेकिन सवेरे सवेरे की कॉम्पोजिशन आपको मैं बताता हूँ, इतनी उसकी कॉम्पोजिशन अच्छी है कि लोगों को इतना पसंद आया है, वो जो म्यूजिक जानते हैं। बना कर बहाना सवेरे सवेरे मेरे पास आना, सवेरे सवेरे मेरे पास आना, सवेरे सवेरे बना कर बहाना, सवेरे सवेरे। खुदा जाने दुनिया को क्यों खल रहा है, खुदा जाने दुनिया को क्यों खल रहा है, तेरा न जाना सवेरे सवेरे। एक ये है, तो बहुत चीजें हैं। उसके बाद एक है ऐ खुदा तू ही बता, इन उलझनों का क्या करूं, बन गए दुश्मन जो ऐसे दोस्तों का क्या करूं, वो है। और एक रचना जो चली भी बहुत अच्छी खासी, वो मुझे पसंद है, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। हाँ, नहीं, मिस कर वो बहुत उसकी एक भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। सुशील साहिल साहब ने लिखा है ये। नाम लेता था कल तक मेरा आईना, नाम लेता था कल तक मेरा आईना, आज सूरत मेरी अजनबी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई। इसका आखिरी शेर कितना काबिल गौर है। मैं ज़मीं पे बुलंदी से जब आ गिरा, मदनी दा सानी दा गा मनी दा रे रे नी दा, बाबा दा नी दा बाबा दा मरे बाबा। मैं ज़मीं पे बुलंदी से जब आ गिरा, मैं ज़मीं पे बुलंदी से जब आ गिरा, हर तरफ दोस्तों की कमी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, भूल शायद। ये सुशील साहिल साहब की मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। इसमें ये वाला जो अब जो वायरल हुआ आपका, जी, उसके बारे में बताओ, वो कॉम्पोजिशन कैसे बनी? वो कॉम्पोजिशन मैं बताऊं सर, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने ऑडियंस की फरमाइश पे गा दिया स्टेज पे, मैंने पहली बार गाया है वो जो आप देख रहे हैं ना स्टेज पे। हाँ, हाँ, तो किसी ने बोला कि सत्यम जी ये गज़ल जो है आप गाते हैं पहले से, वो है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला उन्हें अभी तक मिला नहीं, ऐसा एक गज़ल है ऐसी। और उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो तुम्हारी नज़रों में हमने देखा हिना की खुशबू महक रही है, ऐसा कुछ एक पुरानी बहुत गज़ल है, आप उसको देखें। तुम्हारी नज़रों में हमने देखा हिना की खुशबू झलक, ऐसा कुछ है वो पुराना। हाँ, सुना हुआ और ये हाँ। कॉम्पोजिशन उसी तर्ज पे ये गाना है। अच्छा, तो किसने बताया उस तर्ज पे एक शबीना अदीब जी की ये गज़ल है, आप उसको सुनाइए आज हम लोग चाहते हैं। तो उन्होंने अच्छा क्या किया कि शो के पहले बोल दिया मुझे, मैं 3-4 घंटे फ्री था, मैं बोला क्या ही है भाई ये, देखें क्या सुनना चाह रहे लोग। तो मैंने देखा खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फे, मैं बोला यार क्या ही है ये।
जब अंतरे पे गया मैं उसके मिसरे पे, है ना, हाँ। कि जो खानदानी रईस है, मैं बोला अरे यार अच्छी चीज़ है ये। हाँ, उसके बाद ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाज़ा, मैं बोला चलो अच्छा है। तो मैंने वहीं पे पहली बार गाया है उसको, और वो उसकी रील्स पहले वायरल हुई है, फिर जाके ये गाना वायरल हुआ है। हाँ। ये तो कमाल, मेरी भी अटेंशन सब की। अभी मैं देख रहा था कुछ और, रजत शर्मा जी का कुछ प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ भी तो वो उन्होंने भी वहां पे भी कोट किया। मैंने बिल्कुल। कहा अरे भाई, तो वो हो जाए अभी, अब तो आप वार्म अप हो चुके हैं। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाज़ा, के आके बैठे वो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। बात में बिल्कुल सही है कि जो खानदानी लोग हैं उनका मिजाज ऐसे ही नर्म होता है, उन्हें गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई। Thank you. बहुत सारी गाने, कमाल है। सो अभी जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कुछ खास जिस पे काम कर रहा हो? आई एम श्योर कि बॉलीवुड की भी नजर आपके ऊपर पड़ चुकी होगी अब पूरी। हाँ, लेकिन क्या है कि मालिक के करम से इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुंबई ज़्यादा रहना ही नहीं हो पाता है। तो बॉलीवुड में क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सबको प्लेबैक करना है। लेकिन पर्सनली अगर मेरे से पूछे तो कभी ऐसा शौक रहा नहीं मेरा उतना कि नहीं बॉलीवुड में जाना है, प्लेबैक करना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसे ही नाम दिया है और दे रहा है और देगा आगे, है ना। तो अल्टीमेटली संगीत की सेवा करनी है, मौसीकी के नौकर हैं हम लोग, है ना। तो वो किसी भी जरिए से आप कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड तो बहुत बाद में आया, मौसीकी तो पहले है ना। तो अब बॉलीवुड वालों को लग जाएगा कि एक आध गाना इससे गवाना है तो कभी गवा लेंगे तो गा लिया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑडियंस में ऐसे भी लोग सुन ही रहे हैं। जी, जी। आपको लगता है कि जो म्यूजिक का सीन है खासकर हिंदुस्तान में जी, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है बॉलीवुड से, और जिसमें अच्छा संगीत जो है इस तरह का जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, अब पिछले 1-2 सालों में पैंडेमिक के बाद फिर भी उभर रहे हैं इंडिपेंडेंट जी, जी। कलाकार, बट अदरवाइज सब लोग जो बॉलीवुड के गाने आते हैं वो उनको जिस तरह की सफलता मिलती है। हाँ सर, क्योंकि बॉलीवुड क्या होता है ना कि किसी न किसी जरिए से वो आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। हम्म, उस पे इतने पैसे खर्च होते हैं, उसका पीआर होता है, उसकी इतने एडवर्टाइजमेंट होती है कि एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो उतना हद तक नहीं अपने आप को पहुंचा पाता है। हम्म, आप यही सोच लेना कि हालांकि अब बॉलीवुड का भी मसला खैर बहुत वैसा नहीं रह गया है ना।
हम्म, कि अभी तो ये भी होता है कि मैंने देखा है बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत हिट गाना भी है, लेकिन फेस वैल्यू है ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। अच्छा ये कौन है? अच्छा ये वही उस गाने वाला है, ये ऐसा वाला हो गया। हम्म, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अब इंटरनेट वगैरह ये सब इतना ये स्प्रेड हो गया है ना कि अभी अब हम्म, मुश्किल है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म को, चाहे वो बॉलीवुड हो। मैं मेरे कुछ बहुत दोस्त अच्छे हैं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनको ना बुरा लग जाए, बहुत अच्छा गा हम्म, रहे हैं, बहुत बॉलीवुड में काम भी किया है, लेकिन कोई पहचानते ही नहीं है उन्हें, हम्म, है ना। तो एक तो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है अभी, हम्म, तो ये है। बाकी सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों तक पहुंचने का। यूट्यूब हम्म, है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो लोग अगर थोड़ा मेहनत इधर कर ले तो आई डोंट थिंक दे हैव टू गो टू द बॉलीवुड एंड ऑल। बट इवन इवन मैंने सुना अभी वेरी रिसेंटली, चाहे वो सिंगर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको भी एक चैलेंज आता है कि अगर इंस्टाग्राम पे आपके पर्टिकुलर नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं है तो वो आपको ब्रेक उस लेवल का नहीं मिलता उस बॉलीवुड ने बहुत लोगों को बहुत दिया, जैसे अगर आपको कुमार सानू साहब को ले, उदित जी को ले, सोनू निगम को ले, आज के समय में अरिजीत सिंह साहब को ले लें, तो ये लोग जितने भी लोग हैं सबको बॉलीवुड ने बहुत दिया है, बहुत नाम दिया है, बहुत यश दिया है। जी। लेकिन हम लोग जैसे आर्टिस्ट हैं तो हम लोगों के नाम यश में आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड का माइनस कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ खुद से अपना सोशल मीडिया रहा, लोगों तक रीच बढ़ी, तो ये है। नहीं, और आजकल जो जिस तरह के हर गाने पे दो तीन नहीं, कई बार तो मैंने सुना है कि 8-10 सिंगर्स गा रहे हैं एक गाने को, और बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद डिसाइड होता है कि वो गाना फिल्म में बिल्कुल, जो रहेगा। वही चल रहा है, अभी वही चल रहा है। तो ये तो तौहीन है किसी भी कलाकार का। जी जी, स्पेशली जो सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से हाँ, कोप नहीं, अप करना। अब जी। वो रहे ना कि किसी जूनियर आर्टिस्ट से स्क्रैच गवा के किसी सीनियर से गवाया जाए तो कोई बात ना हो, बात बने। अभी यहाँ पे इतने दिन से अगर सोनू निगम जी जैसे सिंगर से आपने रिकॉर्ड करा के किसी और से गवा लिया तो ये तो तौहीन है कि हम्म, उस आदमी ने आज 30 साल से उसने रूल किया है म्यूजिक पे। और हम्म, या तो उन्हें बुलाओ ही मत, या तो डायरेक्ट जूनियर से ही गवा लो पहले। हम्म। चीज़ें हैं कुछ-कुछ जो कि जहाँ पे संशोधन की ज़रूरत है। तो हम्म। ये लेकिन आपको और ये भी लगता है कि जो पहले जिस तरह की शोहरत मिलती थी और कई आर्टिस्ट में एरोगेंस भी आ जाता था, आजकल वो एरोगेंस आप नहीं रख सकते सोशल मीडिया के दौर पे, क्योंकि कंपटीशन भी कहीं से आ रहा है। कोई भी अच्छा गा रहा है, अगर अच्छी रील बना देता है तो उसके लिए, जैसे कुछ टाइम पहले आपको इतने नहीं जानते होंगे जितने आज जानते हैं, जैसे ही आप वायरल हुए, है ना, जैसे ही आपका पहुंचा, तो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो एकदम निकल के आ रहे हैं जब अच्छा कंटेंट लेवल पे। आप एरोगेंस अब इसलिए भी नहीं अपने अंदर रख सकते हैं क्योंकि अब ऑडियंस के अंदर पेशेंस नहीं है कि आपका वो नाटक बर्दाश्त करेगी, हम्म, है ना। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट जिनका बहुत नाम है, बहुत यश है, सब कुछ है, कुछ भी थोड़ा सा अगर अगेंस्ट पोस्ट कर दिया किसी चीज़ के हम्म, तो सारी दुनिया मिल के लग जाती है लताड़ने में उनको। हम्म, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग पेशेंस रख लेते थे, चलो यार बड़ा आर्टिस्ट है, कुछ नहीं बोलना है, ये है वो है ना। पहले के तो, लेकिन अब दिक्कत है कि आपको बड़ा अपने आप को रखना पड़ेगा संयम से। तो एरोगेंस तो ऐसे ही खत्म हो जाता है जब लोग कहते हैं ना कि ऐसे भी एरोगेंस आपका करना भी नहीं चाहिए, क्या ही करना है करके, क्योंकि म्यूजिक इतना बड़ा है जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि कीड़े हैं हम लोग, बस, है ना, छोटे छोटे। मेरे बाबा कहते थे जितने भी फनकार हुए वो समंदर के बाहर कंकड़ चुनते हुए चले गए, किसी ने समंदर में पैर भी नहीं रखा आज तक, इतना बड़ा समंदर है ये। तो वहाँ पे अब क्या ही एरोगेंस करना है, अगर एरोगेंस करने से थोड़ा सुरों में इजाफा हो जाए तो मैं तो आज कर लूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे से इतना अच्छा गाने वाले लोग हैं जिनको मतलब कि बड़े परेशान है, कुछ काम नहीं है, ये नहीं हुआ। फिर मैं सोचता हूँ उस हिसाब से तो मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना मिला है कि मैं कम से कम 2 रोटी है, एक घर है रहने के लिए। तो इसलिए ठीक है, जितना मिला है बेहतर है। कोई एरोगेंस नहीं भैया, कुछ नहीं आता है मुझे, सीधी-सी बात है। सो आजकल जो इतना ट्रेंड चला हुआ है ऑटो ट्यूनिंग का, जी। है ना, उसमें आपको क्या लगता है कि बहुत सारे जो नॉन सिंगर्स भी हैं, यूजिंग द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, वो बन जाते हैं सिंगर, और बॉलीवुड में भी बहुत इस तरह का यूज हो रहा है। आप जैसे तो लाइव सिंगर्स हैं, आप तो आके परफॉर्म करते हैं, हारमोनियम लेके बैठते हैं, है ना, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों चीजों को? देखिए मेरा
ऑटो ट्यून को लेके मेरा यही मानना है कि हम लोग जो सारी ज़िंदगी सुर में आने के लिए मेहनत करते हैं ना, उससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि आप ऑटो ट्यून लगा लें और सारी ज़िंदगी का रियाज़ छोड़ दें, है ना? तो मेरा ख़्याल यही है कि जिस चीज़ को पाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो अगर किसी को बस एक मशीन के ज़रिए मिल जाता है, तो वो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उसका। मतलब आखिर आपको सिंगर बनना है, तो सिंगर बनना है तो एक बार गायक के गुण और दोष को ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को, है ना? कि गायक के अवगुण क्या होते हैं, गायक के गुण क्या होते हैं। तो अगर ये कोई पढ़े तो और दुनिया में इतने लोग जो सिंगिंग में मेहनत कर रहे हैं कि मेरा भाई सा के बाद कोमल रे लगना चाहिए। अब किसी का कोमल रे नहीं लगा तो मशीन से खींच के उसको ले आए अपनी आवाज़ को कोमल रे पे, तो ये कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों को पर्सनली मैं सिंगर मानता भी नहीं हूँ, भले कितना भी नाम हो, कितना भी कुछ हो। नाम के साथ काम होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नाम होने से बेहतर है कि नाम ना हो, घर पे बैठे रहें हम। बट टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है ना, एआई इतना एडवांस हो रहा है कि वो तो आवाज़ भी इमिटेट कर रहे हैं, है ना? कि इन ए सेंस कि अभी किसी, मैं भूल गया कौन वेस्टर्न सिंगर का था, बट देखिए सर, कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन मेरा यही मानना है कि आज भी लता जी के गाने को ही लोग रीमेक कर रहे हैं, है ना? क्योंकि पता है ना कि ये जो काम हो गया है ये मुश्किल है हम लोगों से, जी है ना? तो एक गाने के पीछे लोग इतना मेहनत करते थे, 1.5 महीने तक डेली पूरे बैंड के साथ रियाज़ करते थे, फिर एक दिन रिकॉर्डिंग की आती थी, रिकॉर्डिंग का डेट आता था। तो जिन लोगों ने इतना मेहनत किया है वो क्या आज उन लोगों को पता रहेगा। तो हम लोग भी है कि रियाज़ इतना करते हैं और देखते हैं कि ऑटो ट्यून वाले सिंगर हैं, सिगरेट दबा के एकदम घूम रहे हैं बाइक पे, तो इधर-उधर फिर जब एक गाना ले आए हैं, मिलियन व्यूज़ आ गया है, तो भैया उनको मुबारक। शोर इस दर्जा मचाने की ज़रूरत क्या है? शोर इस दर्जा मचाने की ज़रूरत क्या है? घर के झगड़े में ज़माने की ज़रूरत क्या है? शोर इस दर्जा मचाने की ज़रूरत क्या है? मिल गए उनकी निगाहों में सुहाने मौसम, अब नई रुत को बुलाने की ज़रूरत क्या है? घर के झगड़े में ज़माने की ज़रूरत क्या है? शोर इस दर्जा मचाने की ज़रूरत क्या है? बहुत खूब। ये हँसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना, ओ दूर जाने वाले मेरा प्यार याद रखना। ये हँसी जवान नज़ारे, तुझे राह चलते चलते कोई अजनबी मिले जब, तेरी सोनी जिंदगी में कोई फूल सा खिले जब, मेरी जिंदगी की पहली ये बहार याद रखना। ये हंसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना। बाय बाय एवरीवन। बहुत खूब। थैंक यू सो मच, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। आप लोग प्यार करते रहें, मुझे सपोर्ट करें, और आप लोग जिस कर भी रहे हैं ऑलरेडी, मेरी मौसीकी को भी इतना प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ जुड़े रहने के लिए, और स्पेशली जय भाई, आपको बहुत बहुत थैंक्स मुझे जय हो कार्यक्रम में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉय टुडेस एपिसोड। कुमार सत्यम की बातें और गायकी दोनों ही कमाल की थी। आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। आई होप यू एंजॉय टुडेस एपिसोड, और इसी तरह के कुछ और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए जय हो के दूसरे एपिसोड्स, और आपकी जय हो। Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jay Kumar Show. जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी तो शोहरत नहीं